नमस्ते मित्रों। आज मैं फिर से आप लोगों की सेवा में उपस्थित हूँ। जैसा कि पिछले कई एपिसोडों से, कई कक्षाओं से भारतीय इतिहास के बारे में हम लोग विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं और इस क्रम में पिछली कक्षा में हमने हड़प्पा संस्कृति में निर्माण योजना, सड़कों के निर्माण, नालियों के निर्माण, घरों के निर्माण के बारे में काफी विस्तार से बात की थी। आज हम हड़प्पा कालीन अर्थव्यवस्था पर बात करेंगे। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम हड़प्पा कालीन अर्थव्यवस्था पर बात करेंगे। हड़प्पा के लोगों, हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक स्थिति के बारे में बात करेंगे। इन कुछ चीजें पिछली कक्षा में बात करते हुए छूट गई थी, पहले उनको समेट लिया जाए। पिछली कक्षा में हमने बताया था कि घरों का निर्माण हड़प्पा काल में किस तरह से किया गया था, किस तरह से मानक ईंटों का प्रयोग किया गया था, किस तरह से सुडौल और सुघर घरों का निर्माण होता था। इस क्रम में मैं बताना चाहता हूं कि आज आप लोग देखते होंगे जो राजमिस्त्री घर बनाते हैं, साहुल का प्रयोग काफी व्यापक पैमाने पर करते हैं। साहुल से पता चलता है कि दीवार सीधी बन रही है कि नहीं। साथ ही ढाई का प्रयोग भी करते हैं क्षैतिज रूप में दीवार को सीधी रखने के लिए, और ऊर्ध्वाधर रूप में ऊपर से नीचे की तरफ दीवार को सीधी रखने में साहुल का प्रयोग किया जाता है। तो हड़प्पा काल में निश्चित रूप से इन दो चीज़ों का प्रयोग होता होगा, अन्यथा बिना इनके प्रयोग से सीधी दीवारों का निर्माण संभव नहीं। जिस तरह की सीधी दीवारें बनी हुई है वो बनना संभव ही नहीं। दूसरी बात मैं करना चाहूँगा कि हड़प्पा के लोग ज्यामिति से परिचित थे, ज्योमेट्री। यूक्लिड को ज्यामिति का जन्मदाता कहा जाता है, जो यूनान का था। लेकिन हड़प्पा में जो हड़प्पा, कालीबंगा और लोथल तीन स्थानों से हवन कुंड मिले हैं, वो ज्यामितीय आकार में बने हुए, त्रिभुजाकार, वर्गाकार, आयताकार, या फिर इनको मिक्स करके बनाया जाता था वृत्ताकार। तो अगर ज्यामिति का ज्ञान नहीं था तो इस तरह की आकृतियां बनाए कैसे उन्होंने? तो निश्चित रूप से ऐसा साबित होता है कि हड़प्पा के लोग ज्यामिति से भी परिचित थे। और आज भी जो यज्ञ के कुंड बनते हैं वो ज्यामितीय आकार में ही बनते हैं, और हड़प्पा के जो अग्निकुंड थे वो भी लगभग आज के जो यज्ञीय कुंड है उसी की तरह के, उसी पैटर्न के हैं, उसके पूर्ववर्ती कह सकते हैं उनको। तो निश्चित रूप से हड़प्पा के लोग ज्यामिति से परिचित थे। अब यूक्लिड की तरह कोई विशेष व्यक्ति का नाम तो हम ले नहीं सकते, पता भी नहीं है, हड़प्पा की लिपि पढ़ी नहीं गई आज तक। तो हड़प्पा के जो कर्ता धर्ता थे हड़प्पा नगरों के, हड़प्पा प्रशासन के, ज्ञान विज्ञान के, उनका नाम भी पता नहीं है लोगों। इन दो बातों को मैं आप लोगों के समक्ष रखना चाहता था, जो कि पिछली कक्षा में छूट गई थी। वह हम बात करेंगे हड़प्पा कालीन अर्थव्यवस्था की। तो हड़प्पा की जो अर्थव्यवस्था थी वो लगभग उसी तरह की थी जिस तरह की अर्थव्यवस्था आज है।
भारत की। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। हड़प्पा की सभ्यता भी कृषि प्रधान थी। मुख्य रूप से रबी फसलों की खेती की जाती थी, जौ और गेहूं की, क्योंकि उस इलाके में बरसात कम होती है, तो लोगों की मजबूरी भी थी, उन क्षेत्रों के लोगों की, इस तरह की फसलों की खेती करना। जिन फसलों में पानी की आवश्यकता कम से कम पड़े। शुष्क या अर्ध शुष्क क्षेत्र है जो भी हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र है। गेहूं और जौ के अलावा मोटे अनाज की खेती होती थी, जैसा कि हमने नवपाषाण काल के बारे में बात करते हुए ज्ञान प्राप्त किया था कि मानव ने जब खेती की शुरुआत की तो सबसे पहले मोटे अनाज की खेती शुरू की। तो हड़प्पा सभ्यता में भी मोटे अनाज की खेती होती थी। तिलहन की खेती होती थी, जिसमें सरसों, अलसी और सूरजमुखी, अलसी जिसे बिहार में तीसी भी कहा जाता है, और सूरजमुखी की खेती होती थी। दाल दलहन की खेती होती थी, जिसमें मूंग, मसूर, अरहर, चना, मटर, इनकी खेती होती थी। खजूर की खेती होती थी, खरबूजे की खेती होती थी, और इनके साथ साथ कपास की भी खेती होती थी, क्योंकि हड़प्पा स्थलों से, कई स्थानों से सूती वस्त्र मिले हैं, जिससे पता चलता है कि कपास की भी खेती होती थी। खेती जो थी वो बहुफसली थी। एक ही खेत में कई कई तरह की फसलें उपजाने का प्रमाण कालीबंगा में मिला है। धान की खेती के प्रमाण कम मिले हैं, लेकिन लोथल और रंगपुर जो गुजरात में है, इन दो स्थानों से हमें धान की भूसी मिली है। जो मिट्टी के बर्तन बनाए गए हैं या मिट्टी की दीवारें बनाई गई हैं, मिट्टी के कोठार, जिसे बिहार में कोठी कहा जाता था, लगभग 40-50 साल पहले तक हर घर में कोठी होती थी, अनाज रखने का कोठार होता था मिट्टी का बना हुआ। उसकी मिट्टी में धान की भूसी मिक्स है, तो अगर खेती नहीं होती थी तो धान की भूसी आई कहाँ से? इससे प्रमाणित होता है कि धान की भी खेती होती थी। जो खेती थी काफी उन्नत अवस्था में थी। गेहूं के जो प्रमाण मिले हैं हड़प्पा के गोदाम में, जो सबसे बड़ा गोदाम हड़प्पा में मिला अनाज का, जो हड़प्पा रावी के तट पे है, तो वो गेहूं पंजाबी आधुनिक जो गेहूं की प्रजाति है, लगभग 30-35 साल पहले तक बिहार में भी पंजाबिया बोलते थे उसे हम लोग, पंजाबिया गेहूं की खेती होती थी। उसका डंठल तना काफी लंबा होता था, और आंधी तूफान या ओलावृष्टि में चूंकि उसका तना लंबा होता था इसलिए जल्दी गिर जाता था, और किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ता था। तो बौनी किस्मों की खेती होने लगी बाद के सालों में, 90 के दशक में, 1990 के दशक में। RR21, UP 262 वगैरह आ गए, जो भारत में जो कृषि विश्वविद्यालय है उन्होंने उनकी खोज की, और धीरे धीरे पंजाबिया बिहार से तो गायब हो गया, पता नहीं पंजाब में उसकी खेती होती है नहीं। लेकिन जो प्रमाण मिले हैं हड़प्पा से, जो गेहूं के दाने मिले हैं, वो पंजाबिया
गेहूं के हैं, जिससे पता चलता है कि जो गेहूं की जो प्रजाति थी जो वो काफी अच्छी थी। चूंकि कृषि उन्नत अवस्था में थी इसलिए अधिशेष उत्पादन होता था, आवश्यकता से ज्यादा उत्पादन होता था और आवश्यकता से ज्यादा जो गेहूं उपजता था उनके लिए गोदाम का निर्माण किया जाता था। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो सहित कई स्थानों पर हम पाते हैं कि अनाज के बड़े बड़े गोदाम थे जिनमें अनाज स्टॉक करके रखा जाता था। क्यों रखा जाता था ये तो पता नहीं, व्यापार के लिए रखा जाता था या बाद में वितरित कर दिया जाता था लोगों में, जैसा कि साम्यवादी देशों में सोवियत संघ या चाहे चीन में हम देखते थे उस टाइप की व्यवस्था कोई थी। निश्चित रूप से ऐसा कहा नहीं जा सकता कि किस तरह की व्यवस्था थी। हलों का प्रयोग किया जाता था खेत जोतने में। कालीबंगा में जुता हुआ खेत मिला है जिससे पता चलता है कि हलों का प्रयोग किया जाता था। हल लकड़ी के बनाए जाते थे और हल में बैलों को जोता जाता था और ऊंटों को जोता था। राजस्थान के इलाके में आज भी ऊंट से खेती होती है, तो उस जमाने में भी ऊंट से खेती होती होगी। क्योंकि राजस्थान से हम कई स्थानों पर ऊंट की हड्डियां मिली हैं। फसल को काटने के लिए ज्यादातर पत्थर के हंसिए का प्रयोग किया जाता था। सिंचाई की भी व्यवस्था थी खेतों में। ज्यादातर स्थानों पर तो नदी किनारे खेती होती थी, तो बाढ़ का पानी वापस लौटने के बाद जब खेत में पर्याप्त नमी रहती थी तो उसी समय लोग बीज छींट दिया करते थे, डाल दिया करते थे, बिखेर दिया करते थे और बाद में उसमें सिंचाई की आवश्यकता होती नहीं थी। सीधे फिर बाढ़ आने से पहले उसे काट लिया करते थे। तो संभवतः बैसाख के महीने में, आजकल जैसे बैसाख में फसल काटी जाती है उसी तरह से काट लिया जाता था और इसलिए ज्यादातर रबी फसलों की खेती होती थी। आज भी भारत में मुख्य फसल रबी ही है। कहीं कहीं जैसे रंगपुर और लोथल में धान की भूसियां मिली है जो संभवतः आसपास के क्षेत्रों में तो संभावना कमी है क्योंकि गुजरात में भी बरसात कम होती है। कहीं अलग से तो धान लाया गया होगा। बिहार, उत्तर प्रदेश में धान की खेती ज्यादा होती है, आज भी उस समय भी होती होगी। तो कहीं कहीं खरीफ फसलों की भी खेती होती थी, लेकिन मुख्य फसल रबी फसल ही थी। कृषि और पशुपालन में अन्योन्याश्रय संबंध था, आज भी है। धीरे धीरे हालांकि वो कम होता जा रहा है। कृषि की पशुओं पर निर्भरता, जैसे जैसे कृषि उपकरण आने लगे हैं, सरकार ने भी उन पर सब्सिडी देकर उनका प्रचलन बढ़ाया है। पशुओं का प्रयोग कृषि में कम होता गया पिछले 3-4 दशकों में। बैल तो अब लगभग गायब ही हो गए हैं।
नहीं तो बैल से ही खेती होती थी। हड़प्पा काल में भी गाय बैलों का सर्वाधिक महत्व था। जो हड़प्पा कालीन टेराकोटा की मोहरें मिली है उनमें अधिकतर में बैल चित्रित हैं, जिससे पता चलता है कि बैलों का सर्वाधिक महत्व था। भैंस, बकरी, भेड़, ऊंट, भी पाले जाते थे। कुत्ते बिल्लियों का पालन तो होता ही था। घोड़े और हाथी के होने के भी प्रमाण मिले हैं। शुल्कोत्तरा से घोड़े की हड्डी मिली है। इसी तरह से जो पशुपति मुद्रा है उस पर हाथी मिला है। लेकिन यह निश्चित नहीं है कि हाथी और घोड़ों को पालतू बनाया गया था। हो सकता है पालतू न भी बनाया गया हो, और अगर पालतू बनाया भी गया हो तो काफी छोटे पैमाने पर। गधे पाले जाते थे, सामान ढोने के काम आते थे, आज भी काम आते हैं। मुर्गा पालन के भी प्रमाण मिले हैं। बकरी और गाय का दूध पीते थे लोग, उनका दूध भी पिया जाता था, ऊँट भी पाला जाता था। भेड़ पालन के भी प्रमाण मिले हैं। कई स्थानों से हमें ऊन के कपड़े मिले हैं, जिससे पता चलता है कि भेड़ पाला जाता था। ढुलाई में भी, कृषि के साथ साथ ढुलाई में भी पशुओं का प्रयोग होता था। बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी के होने के प्रमाण मिलते हैं। टेराकोटा की बैलगाड़ी मिली है। दमाबाद से कांच से रथ भी मिला है। जिसमें बैल जुता हुआ है। तो सामान ढोने के लिए बैलगाड़ी और ऊंट गाड़ी का व्यापक पैमाने पर प्रयोग होने लगा था, जिससे ढुलाई आसान होने लगी थी और व्यापार में सुविधा होने लगी थी। तो इस प्रकार हम पाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में भी कृषि और पशुपालन आपस में अन्योन्याश्रित संबंध से बंधे हुए थे। कृषि पशुओं पर निर्भर थी और पशु भोजन के लिए कृषि पर निर्भर थे। अब हम बात करेंगे हड़प्पा कालीन शिल्प और उद्योग। हड़प्पा कालीन शिल्प और उद्योग कुटीर उद्योग था। जिन वस्तुओं का व्यापक पैमाने पर निर्माण किया जाता था और जिनका व्यापार किया जाता था, उनमें मिट्टी और धातु के बर्तन, कांसे के औजार और हथियार, साथ ही सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, सूती वस्त्रों और ऊनी वस्त्रों की बुनाई, कताई और रंगाई,
की जाती थी। मोहनजोदड़ो से हमें जो पुजारी की मूर्ति मिली है, काफ़ी प्रसिद्ध मूर्ति है वो। उस मूर्ति में जो भी व्यक्ति है, पुजारी था या शासक था, वो इस पर आज भी विवाद है, कुछ निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता। तो उस मूर्ति को अगर आप देखेंगे तो एक चादर लपेटे हुए है, तो निश्चित रूप से वस्त्र उद्योग काफी उन्नत अवस्था में पहुंच गया था। तांबा, कांसा, पीतल, सोना और चांदी से परिचित थे हड़प्पा के लोग। सबसे व्यापक पैमाने पर तांबे की वस्तुएं बनती थी, कांसे की वस्तुएं भी बनती थी, लेकिन कम मात्रा में। पीतल की वस्तु और भी कम मात्रा में। चांदी का प्रयोग सोना से ज्यादा होता था, जिससे पता चलता है कि चांदी ज्यादा उपलब्ध थी उस समय। आज भी वही स्थिति है। छेनी, चाकू, भाला, तीर कमान, आरी तांबे और कांसे से बनाए जाते थे। तांबे में 2 से 5% तक आर्सेनिक का मिश्रण करके एक विशिष्ट तरह की मिश्रित धातु से वस्तुओं का निर्माण किया जाता था। इसके साथ ही कांसा जो उस काल में मिला है, उस कांसा में 11 से 13% तक टीन मिक्स है। मूर्तियां बनाई जाती थी तांबे की और कांसे की। और मूर्ति निर्माण काफी हाई टेक्नोलॉजी से बनाई जाती थी। हड़प्पा स्थलों से जो मूर्तियां मिली हैं, उनमें अधिकतर मूर्तियों का निर्माण लुप्त मोम विधि से किया गया है। सबसे पहले मोम की मूर्ति बना ली जाती थी और उस पर कच्ची मिट्टी चढ़ा दी जाती थी। फिर उस कच्ची मिट्टी की मूर्ति जिसमें मोम भरी हुई है, मोम की मूर्ति के ऊपर से जो कच्ची मिट्टी चढ़ी हुई है, उसको आग में पका दिया जाता था, जिससे वो पक्का हो जाता था। एक फर्मा का रूप ले जाता था। आज में जो मूर्तियां बनती हैं दुर्गा पूजा में, सरस्वती पूजा में, उनमें कुम्हार फर्मा रखते हैं, उसमें मिट्टी डाल के और फिर निकाल लेते हैं। पकी हुई मिट्टी का एक फर्मा होता है जिसमें, और वो दुर्गा माता या सरस्वती माता के चेहरे का रूप ले लेता है। तो उस फर्मे को पकाया जाता था आग में, जिससे मोम पिघल के निकल जाता था और वो पक्का रूप ले देता था। फिर उसमें तांबा या कांसे को पिघलाकर उसमें भर दिया जाता था। फिर ऊपर से मिट्टी का जो खोल होता था, पकी हुई मिट्टी का, उसे तोड़कर फेंक दिया जाता था और इस प्रकार वो मूर्ति का रूप ले लेती थी। जिस तरह की मूर्ति मोहनजोदड़ो में मिली है, नर्तकी की प्रसिद्ध मूर्ति, और जिस तरह से उसका फिनिशिंग टच है, उससे निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि उस काल में जो मूर्ति बनती थी उसमें लुप्त मोम विधि का प्रयोग व्यापक पैमाने पर किया जाता था। दैमाबाद से हमें कांसे की काफी सारी वस्तुएं मिली है। राजस्थान के कालीबंगा में तांबे की काली मूर्तियां मिली हैं और उसी के नाम पे उसका
काली चूड़ियाँ मिली हैं, और चूंकि राजस्थान में चूड़ियों को बंगा कहा जाता है, इसलिए उस जगह का नाम काली बंगा पड़ गया। इसी तरह से काली बंगा के बगल में ही पीली बंगा है, वो भी हड़प्पा संस्कृति का एक महत्वपूर्ण स्थल है। तो पीली बंगा में पीली चूड़ियाँ मिली हैं। जो स्थल थे हड़प्पा काल के, उनमें लोथल संभवतः औद्योगिक शहर था। जहाँ की कई तरह की वस्तुओं का निर्माण किया जाता था। और उनका निर्यात किया जाता था। लोथल में गोदी मिली है, बंदरगाह, जहाँ से कि विदेशों के लिए समुद्री मार्ग से सामान भेजा जाता है। सोने के छोटे छोटे गहने बनते थे। सोने के मन की लॉकेट, कान की बाली, कंगन आदि छोटे छोटे गहने बनते थे। चांदी के गहनों का निर्माण भी किया जाता था। पत्थर की मुंगड़े बनती थी व्यापक पैमाने पर। लाजवर्त बनी, लाजस, लापस लेजुली उसे कहते हैं, और नीले रंग का एक रत्न होता था, आज भी होता है। नीला रत्न शुक्र ग्रह के असर को दूर करने के लिए आज भी पहना जाता था। तो लापस लेजुली के मन के मिले हैं काफी सारे। गले में भी लापस लेजुली की माला पहनी जाती थी। लापस लेजुली संभवतः बदख्शां, जो अफगानिस्तान में, वहां से लाया जाता होगा। और एक स्टेटस सिंबल रहा होगा उस काल में, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। कार्नेलियन की माला मिली है, कार्नेलियन के मनकों की माला। इनके साथ साथ सीप और हाथी दांत की वस्तुएं भी बनती थी। हाथी दांत के कंगन, कंघी, पत्थर की वस्तुएं कोटदीजी से ज्यादा प्राप्त हुई है। पत्थर की वस्तुओं से भी, पत्थर से भी काफी सारी दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुओं का निर्माण किया जाता था। और काली बंगा से सबसे ज्यादा कांस्य वस्तुएं मिली है, दैमाबाद से मिली है। इनसे पता चलता है कि इन स्थानों पर, और इसके साथ साथ लगभग सारे हड़प्पा स्थलों में कांस्य के वस्तुओं का व्यापक पैमाने पर निर्माण किया जाता था। लोहे की खोज नहीं हुई थी उस काल में। मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे, पहिए बनाए जाते थे। जो मिट्टी के बर्तन मिले हो, RPW है, रेड पॉटरी वेयर। लाल बर्तन मिले हैं, मृदभांड भी कहते हैं उसे, लाल मृदभांड। मृदभांड दो तरह के होते थे, सादे और चित्रित। जो चित्रित बर्तन मिले हैं वो ज्यादातर बलूचिस्तान से मिले हैं। बलूचिस्तान में पत्थर की वस्तुओं के निर्माण के भी ज्यादा प्रमाण मिले हैं, बलूचिस्तान से भी और सिंध से भी। बलूचिस्तान में जो चित्रित बर्तन मिले हैं उन पर बड़े पैमाने पर पक्षी, वनस्पतियों के पैटर्न उकेरे गए हैं। कुछ बर्तनों पर मछलियां बनी हुई है।
एक विशेष तरह की थाली भी मिली है ऊंचे स्टैंड पर रखी हुई। संभवतः लोग स्टूल या ऊंचे स्थान पर बैठकर उनमें भोजन करते होंगे। कोत्तजी से नील की खेती के प्रमाण मिले हैं और सूती कपड़ों को नीले रंग में रंगने के प्रमाण मिले हैं। कपड़ों को रंगा भी जाता था उस काल में। जहाँ तक विदेशों से संबंध और व्यापार का प्रश्न है तो हड़प्पा के लोग विदेशों से बड़े पैमाने पर व्यापार करते थे। हड़प्पा के लोग बैलगाड़ियों, ऊंटगाड़ियों और नावों से सामान ले जाते थे विदेश, इसलिए इन वस्तुओं का भी व्यापक पैमाने पर निर्माण अवश्य होता होगा। नाव के बारे में कहा जाता है कि हालांकि कोई प्रमाण तो मिला नहीं है, लेकिन नावों के बारे में कहा जाता है कि उस काल में जो लकड़ी की नावें बनती थी उनको रस्सियों से बांधकर, तख्तों को रस्सियों से बांधकर बनाई जाती थी। अब पता नहीं हाल में कुछ साल पहले इस तरह की नाव बनाने का और गुजरात तट के समीप समुद्र में उतारने का प्रयास किया गया, लेकिन लोग सफल नहीं हो पाए, नाव पलट गई। और किस तरह से रस्सियों से नाव बांधी जाती थी ये तो पता नहीं, भगवान ही जाने। लेकिन बड़े पैमाने पर नावों का प्रयोग होता जरूर था। तो नाव निर्माण भी होता होगा, व्यापक पैमाने पर नावों का निर्माण किया जाता होगा। नाव के निर्माण में लकड़ियों के साथ साथ कीलों का प्रयोग होता था या नहीं, यह निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता है। लेकिन जो सुमेर से जिन 3 स्थलों का जिक्र है व्यापार के संबंध में, मेलुहा, दिलमुन और माकर, उनमें से मेलुहा को ऐसा माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र को मेलुहा कहा गया। उसमें दिलमुन जो है वो बहरीन और कुवैत का क्षेत्र है, और माखन मकरान तट है जो बलूचिस्तान और ईरान के समीप जो समुद्र तट है उसको कहा जाता है। तो सुमेर के जो अभिलेख हैं उनमें पता चलता है उनसे कि मेलुहा के लोग बड़े बड़े व्यापारी होते थे, बड़े दक्ष नाविक होते थे। और जो व्यापार था भारत का उस काल में, सिंधु घाटी सभ्यता क्षेत्र का, उसका सबसे ज़्यादा व्यापार सुमेर के लोगों से ही होता था। सुमेर में काफ़ी सारी वस्तुएं मिलती हैं, भारत की वस्तुएं सब, और मोहरों मिली हैं सब, हड़प्पा कालीन मोहरें, हड़प्पा क्षेत्र में पाई जाने वाली मोहरें। उन मोहरों का प्रयोग संभवतः वस्तुओं को सील करने के लिए किया जाता था। सील करके उन मोहरों से मोहर लगा दी जाती थी। तो जो व्यापार करते थे हड़प्पा के लोग, किन किन देशों से करते थे, किन किन वस्तुओं का व्यापार करते थे, इस संबंध में हम अगली कक्षा में बात करेंगे, क्योंकि कक्षा कुछ ज़्यादा लंबी होने लगी है और मैं समझता हूँ कि ज़्यादा लंबी कक्षा आपके लिए उपयोगी नहीं होगी, आप उगने लगते हैं।
कोई भी व्यक्ति का मनोविज्ञान कहता है कि कक्षा छोटी छोटी ही होनी चाहिए, इसलिए आज की कक्षा को हम अब समाप्त करना चाहेंगे। लेकिन फिर से हम एक बार आप लोगों से निवेदन करेंगे कि हमारे उत्साह को बनाए रखने के लिए आप लोग दिल खोलकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें YouTube पर जाकर। बहुत छोटा सा नाम है, ब्रज स्टडी सर्किल हमारे चैनल का। जैसे जैसे सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा उत्साह भी बढ़ेगा, हम और ज़्यादा परिश्रम करेंगे। इसी अनुरोध के साथ आपसे विदा चाहेंगे। धन्यवाद।